नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरबीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीट साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आज अपन रक्त परिसंचरण तंत्र के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न राजस्थान बोर्ड की किताब व एनसीईआरटी बुक से तैयार किए गए। वैसे तो साथियों कल वाला जो टेस्ट अपना रहा उसमें अपन ने हृदय से संबंधित प्रश्नों को किया था, 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, वो भी रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ही आता है। तो आज अपन 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो प्रश्न था वो मैंने शायद गलत पढ़ दिया था कि निम्न में से केंद्रक विहीन कोशिका, मैंने केंद्रक विहीन कोशिका आपको बता दिया। तो लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं, बिंबाणु भी आपके केंद्रक विहीन होते हैं, लेकिन जो केंद्रक विहीन नहीं है वो आपको बताना था। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं यहाँ पे आंसर होगा। हालांकि करेक्शन करवा दिया था वीडियो में भी, टिक करके मतलब ऊपर लगा दिया था कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं। लेकिन एक बार फिर से बता देना चाहूँगा, गलती से पढ़ा गया। ऑप्शन नंबर 2 मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टेस्ट अपन स्टार्ट करते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल है वो कितना होता है? तो लगभग मित्रों इसका जीवन काल जो रहेगा वो लगभग 10 दिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद अपने को बताना है कि निम्न में से सत्य कौन सा है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का परिपक्वन लसिका ग्रंथि, पलीहा तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। दूसरा, श्वेत रुधिर कणिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि से रक्त कैंसर होता है। और तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रोफिल प्रतिजनों का भक्षण करती है। और 4 है उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल सही हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका आंसर जो है वो रहेगा। अगला प्रश्न, लसिका द्रव्य के लिए असत्य कथन है। इसकी खोज लैंड स्टीनर ने की है। दूसरा, यह रंगहीन होता है। तीसरा, यह हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर बहता है। और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों देखिए, यह जो लसिका के लिए जो आपका असत्य जो कथन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि देखिए ये रंगहीन होता है, ये बात ठीक है, लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की, ये भी सही है। लेकिन मित्रों ये हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर नहीं बहता, ये अंगों से हृदय की ओर बहता है। तो ऑप्शन 3 मित्रों इसका सही उत्तर जो वो रहेगा असत्य कथन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रक्त में बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स की संख्या लगभग होती है। और प्लेटलेट्स में साथियों केंद्रक नहीं होता आपका, और आरबीसी में भी नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। ठीक है, तो आपका रक्त में बिंबाणुओं की संख्या अपने को पूछा है तो 55 लाख प्रति घन mm, या आपका 10,000 प्रति घन mm, तो 3 लाख प्रति घन mm या मिमी, या 2000 प्रति घन मिमी। आपका कौन सा आंसर होगा? देखिए सही उत्तर इसका मित्रों रहेगा 3 लाख प्रति घन आपका mm। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है वो मित्रों आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो जो रक्त का थक्का जमाने का जो कार्य करते हैं चोट वगैरह लगने पर, आपकी आरबीसी नहीं करती हैं, डब्ल्यूबीसी भी नहीं करती हैं, प्लेटलेट्स ये कार्य करते हैं, बिंबाणु जिनको अपन बोलते हैं। ऑप्शन 3 होगा। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं नहीं हैं। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओनसियोनोफिल या मोनोसाइट। तो देखिए ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं नहीं हैं। कौन सी नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, मोनोसाइट नहीं है। ठीक है, यह ग्रेनुलोसाइट जो है वो आपकी कोशिकाएं जो हैं इनको अकणिकाणु बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मोनोसाइट। भाई ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं नहीं हैं। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओन इओसिनोफिल इओसिनोफिल और ये आपके न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, ये तीनों के तीनों आपके ग्रेनुलोसाइट का मतलब है कणिका युक्त। ठीक है, तो ये तो कणिका युक्त होंगे, लेकिन मोनोसाइट जो वो कणिका युक्त नहीं होते, ये अकणिकाणु होते हैं। इनको एग्रेनुलोसाइट बोला जाता है मोनोसाइट को। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लिम्फोसाइट नहीं है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या 4 प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लिम्फोसाइट नहीं है वो बताना आपको। तो बी और टी लिम्फोसाइट आपके लिम्फोसाइट के टाइप हैं। इसके अलावा लिम्फोसाइट में प्राकृतिक मारक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो मोनोसाइट रहेगा आंसर। और मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट मित्रों आपके क्या है कि अकणिकाणु हैं डब्ल्यूबीसी के। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों अकणिकाणु हैं, यानी कि इनमें कणिका जो है वो नहीं पाई जाती, यानी कण इसमें नहीं पाए जाएंगे बिल्कुल भी, है ना, कण इसमें नहीं होंगे।
तो अकणिकाणु जो WBC होते हैं वो होते हैं आपके लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अकणिकाणु का मतलब आपको बताया मैंने, इनको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट इंग्लिश में, ठीक है। अकणिकाणु का मतलब है एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। तो मोनोसाइट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है मित्रों 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से महाभक्षक कोशिका में रूपांतरित होने वाली कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं या मोनोसाइट? तो आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। अगला प्रश्न, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली श्वेत रुधिर कणिका है? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या मोनोसाइट? तो कौन सी कणिका है जो रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC है, कौन सी है? बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है या मोनोसाइट है? तो इसका उत्तर भी मित्रों आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली श्वेत रुधिर कणिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं हैं? ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल या इओसिनोफिल? तो इसका आंसर होगा आपका लिम्फोसाइट, जिसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाइपरटेंशन के लिए सही है अंगों में रक्त की अधिकता, अंगों में ऑक्सीजन की अधिकता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोनों बात सही है। हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ जाना, ठीक है। तो बीपी अगर बढ़ेगा, हाई बीपी अगर होगा तो निश्चित रूप से रक्त जो है वो ज़्यादा जाएगा अंगों में, और रक्त ऑक्सीजन को लेकर के जाता है तो ऑक्सीजन की भी अधिकता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त दोनों। अगला आपका प्रश्न है, प्रतिजन पाए जाते हैं RBC की सतह पर, WBC की सतह पर, उपयुक्त दोनों पर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो प्रतिजन है, एंटीजन जिसको अपन बोलते हैं, वो आपके पाए जाते हैं RBC की सतह पर। तो RBC की सतह पर रहेगा, RBC है ना, रेड ब्लड सेल्स की सतह पर प्रतिजन पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिरक्षी कहाँ पाए जाते हैं? प्रतिरक्षी, जैसे अपन ने एंटीजन तो पढ़ लिया, लेकिन एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी कहाँ पाई जाती है? तो निश्चित ही RBC सतह के ऊपर पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी? तो बिल्कुल पाई जाती है। RBC की सतह पर भी होता है मित्रों, WBC की सतह पर भी होगी, प्लाज्मा की सतह पर भी होगी, उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका, इसीलिए सही आंसर इसका रहेगा। तो प्रतिजन यानी एंटीजन के लिए पूछे तो वो तो केवल RBC की सतह पर पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी सभी की सतह पर, RBC की सतह पर, WBC, प्लाज्मा सबकी सतह पर पाया जाएगा। तो ऑप्शन है 4 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किस रक्त समूह में प्रतिजन नहीं पाया जाता, यानी एंटीबॉडी पाई ही नहीं जाएगी? किस रक्त समूह में ऐसा होता है? तो जो रक्त समूह O है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसी वजह से O वाला सभी को रक्त दे सकता है, सर्वदाता। ठीक है, सर्वदाता जो है इसको बोला जाता है, किसको? O को, और सर्वग्राही AB को। अगला प्रश्न यही है कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग है वो है आपका AB। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रक्त को जमने से रोकने के लिए इसमें किस प्रतिस्कंदन का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट या 2 व 3 दोनों? तो 2 व 3 दोनों का करेंगे, सोडियम साइट्रेट का भी करते हैं और सोडियम डेक्सट्रेट का उपयोग भी जो है इसमें किया जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम को बांध लेते हैं, जो रुधिर में जो कैल्शियम होता है उसको ये बांध लेते हैं, सोडियम साइट्रेट और सोडियम डेक्सट्रेट बांध लेते हैं, जिससे रक्त क्या है, जमता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 मित्रों यहाँ पे आपका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की? तो बड़ा सिंपल सा उत्तर है, लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की। 4 प्रकार के रक्त समूह बताए, A, B, AB और O। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है मित्रों? तो विलियम हार्वे ने की है, लैंडस्टीनर ने की है, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड फ्लेमिंग ने। तो रक्त समूह की खोज की है आपके लैंडस्टीनर ने, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने और एडवर्ड फ्लेमिंग ने। अगर बात की जाए तो आपके पेनिसिलिन की टीके की खोज वगैरह की तो उससे संबंधित है फ्लेमिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रुधिर दाब मापने का यंत्र है? स्टेथोस्कोप है, कार्डियक यंत्र है, स्फिग्मोमेनोमीटर है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो देखिए, स्टेथोस्कोप जो है वो मित्रों आपका एक प्रकार से हृदय स्पंदन वगैरह को चेक करने के लिए डॉक्टर जो काम में लेते हैं वो है। कार्डियक यंत्र भी इसी से संबंधित होगा। तो रुधिर दाब को मापने के लिए जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला आपका प्रश्न है, AB प्रतिजन के अलावा
आरबीसी पर एक और प्रतिजन पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? अपन जानते हैं कि दो प्रतिजन ए और बी होते हैं, एंटीबॉडी भी ए और बी दो होती हैं। इसके अलावा ए बी प्रतिजन के अलावा एक प्रतिजन और है जो पाया जाता है आरबीसी के ऊपर, वो है आपका RH फैक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा मित्रों। अगला आपका प्रश्न है, ऐसा कौन सा रोग है जिसमें सिराएं खींच जाती हैं वह फूलकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं? देखिए, अपन देखते हैं किसी की मतलब जो पिंडलियां होती हैं उसके पीछे पीछे वाली साइड में घुटने से लेकर के और टखने के बीच में पिंडी के मतलब पिंडली जिसको बोलते हैं उसके ऊपर एक प्रकार से अपने को नसें जो खून की वो टेढ़ी मेढ़ी हुई बाहर उभरी हुई दिखाई देती हैं, देखने में थोड़ी अजीब भी लगती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति होती है। तो वो कौन सा रोग आपका? तो उसको बोलते हैं मित्रों वेरिकोस सिराएं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। इसमें सिराएं खींच जाती हैं और फूलकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो ऑप्शन 1 मित्रों इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि पलीहा में किस तत्व की अधिकता होती है? आयरन की, सोडियम की, मैग्नीशियम की या कैल्शियम की? तो आरबीसी की एक प्रकार से कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं मित्रों? पलीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो आयरन की अधिकता यहाँ पे होती है। ऑप्शन नंबर 1 मित्रों इसका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट या उपरोक्त सभी? तो इसको जानते हैं इरिथ्रोसाइट। आपकी ल्यूकोसाइट जो वो WBC को कहा जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट आपके बिंबाणुओं को कहा जाता है। तो ऑप्शन है 3 मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा इरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जो है वो जुड़े होते हैं? तो हीमोग्लोबिन के साथ आपके ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न मित्रों कि किस जंतु की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो भेड़िया, शेर, ऊंट और कुत्ता। तो देखिए ऊंट जो है, ठीक है, वैसे तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आपकी आरबीसी, WBC एक बार फिर से बता दूं, और आपकी बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है, इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, बिंबाणु में भी केंद्रक नहीं होता, WBC में केंद्रक होता है। लेकिन एकमात्र ऊंट ऐसा जीव है जिसमें आरबीसी में भी क्या होता है? केंद्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस जंतु की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो वह है ऊंट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर इसका मित्रों रहेगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको निश्चित ही फायदा देंगे आपकी परीक्षा में, और मेरा यही विश्वास है कि जो भी परीक्षा होगी साइंस से संबंधित, वो रीट की बात नहीं है अकेली, और भी जितने भी राजस्थान में एग्ज़ाम होंगे या अपने नेशनल स्तर पर भी होंगे, तो किताबों से प्रश्न उठते हैं और मैंने किताबों से ये प्रश्न तैयार किए मित्रों। मेहनत ज़रूर लगी है, लेकिन आपको सफलता दिलवाने में आपकी मदद थोड़ी सी ये प्रश्न ज़रूर करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, घंटी के निशान को दबाइएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथियों, अपन अगले वीडियो में मिलेंगे एक और शानदार टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।